शाइन 4 टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 1948 के अंदर इस्राएली रियासत कायम के बाद से लेकर आज तक अपने मुल्क ज़ियोनिस्ट यहूदियों के कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जंग जारी है। दुनिया में आज इन दोनों की हिमायत और मुखालिफत को दो अलग अलग ब्लॉक्स बना चुके हैं, जो कि हर जगह पर यही चीजें डिस्कस हो रही है। पर एक सबसे अहम चीज जिस पर कोई बंदा खालिक बात नहीं कर रहा, और वो है इस लड़ाई का असल फसाद या कसूरवार यानी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की तरह मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जानबूझकर इस बॉर्डर के तनाज़े को रखा था कि यहाँ पर एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट कभी भी ना आ सके, और इतना कंट्रोल और इतना सपोर्ट हमेशा के लिए डीप स्टेट की तरह पूरे मुल्क पर रहे। इनकी तरफ से दौरे हुकूमत के अंदर बॉर्डर की गलत तकसीम से लगी आग आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। प्यारे साथियों, में इस हवाले से वीडियो के दो पार्ट्स में आपको समझाने की मुकम्मल कोशिश करके टू द पॉइंट्स रहकर इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े की असल वजह बेहतर तौर पर समझा सकूं। पहली जंग अजीम के अंदर फलस्तीन सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। सल्तनत उस्मानिया के साथ एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया थे, तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका इतनी बड़ी जंग में शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर हो गई। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शरीफ मक्का ने बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बहकावे और अरब सरजमीन का कंट्रोल इन्हें देने के वादे पर बगावत कर दी। लेकिन ये वादा ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ अपने फायदे के लिए एक धोखा था। नतीजातन सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार गई और इसके कई टुकड़े हो गए, जिनसे आज के दौर के मौजूदा दौर के लबनान, तुर्की, सीरिया, उर्दन, फलस्तीन और इराक का जन्म हुआ। तुर्की के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर को बिना सोचे समझे तकसीम कर दिया गया, जिससे आपस में इनके तनाज़ात बढ़ने लगे, जिनमें फलस्तीन भी शामिल था। ब्रिटिश ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और वो जानते थे कि ऐसा करने से इस पूरे अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपना कंट्रोल इन मुल्कों पर हमेशा के लिए रख पाएंगे। अभी ये जंग क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश ने मिलकर लड़ी थी, लिहाजा फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान एक एग्रीमेंट हुई, जिसके मुताबिक इन दोनों मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया के आजाद होने वाले इलाकों को आपस के अंदर तकसीम कर लिया। इस दौरान ना तो किसी कौम को, ना किसी नस्ल को और ना किसी इलाके की शनाख्त का ध्यान रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका किसी खास नस्ल के लोगों की रिहाइश का था, तो बजाय के इसे पूरी स्टेट बना दे, बल्कि इसका उल्टा करके इस कौम के दरमियान एक लाइन खींचकर बॉर्डर बना दिए गए। इस अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी रखने के पीछे दरअसल ब्रिटिश की एक और वजह थी, और वो थी स्विस कैनाल। ये छोटी सी कैनाल ब्रिटिश के लिए इंतहाई अहम थी, और इस वक्त भी है, क्योंकि ये लोग शुरू से कारोबारी थे, और इनके एम्पायर के अंदर इंडियन ओशन से यूरोप के लिए मेडिटेरियन सी तक स्विस कैनाल ही किया करती थी। इसीलिए इस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल की लाइफ लाइन थी, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है। फलस्तीन क्योंकि एक जमाने के अंदर यहूदियों का घर था, और वहाँ से ये दर बदर होकर पूरे यूरोप के अंदर हजारों सालों से फैल चुके थे। ये बरतानिया में भी मौजूद थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर हजार कोशिशों और लालच के बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद इनके साथ फलस्तीन का सौदा करने के लिए तैयार न हुए, तो इन लोगों ने बगावत करवाकर सिविल वॉर शुरू करवा दी। अब सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद इनके पास वापसी का बेहतरीन मौका था, जिसका उन्होंने फायदा भी उठाया, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ियोनिस्ट की शुरुआत की गई कि अब हमें अपनी आबाई वतन फलस्तीन वापस चाहिए।